नहीं हो पाई, और मुझे लगा कि अगर हमें सही समय पर सही वक्त पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, जो हम आपसे वादा किए हैं उस पर भी हमें मेहनत करके खरा उतरना है, तो उसके लिए अनुशासन में रहना जरूरी है। तो आज संडे हमने ऑफ नहीं किया और आज हमने सोचा कि इस क्लास को आज कर लेते हैं। तो इससे क्या है कि अपने टाइम की बचत भी होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात एक, और कई बार अमूमन मैं क्लास में कहता हूं, हालांकि जो मैं बात बोलने जा रहा हूं उससे पहले आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम। क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम का मतलब कि जिस टॉपिक को हम लोगों ने कर लिया है उस टॉपिक को, ठीक है, उस टॉपिक को, बस एक मिनट थोड़ा सा मुझे समय दें। जी तो आप देखेंगे कि हमने आपसे कहा था कि जब हम किसी भी टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अब तक आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आप सभी विद्यार्थियों को जो आज मुझे हमारी कक्षा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, जो हमारे विद्यार्थी एप्लीकेशन पर हमें सुन पा रहे हैं, और आज की इस क्लास को हमने चैनल पर भी रखा है, वहां पर भी जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, मतलब जो हमारे कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, मैं उनके लिए भी कह रहा हूं कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, मतलब आपको एक कॉन्फिडेंस हो कि हमने क्वेश्चन पेपर को तैयार कर लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सफलता के बड़े नजदीक होते हैं। सबसे बेहतर मूल्यांकन होता है किसी भी विद्यार्थी का कि टॉपिक पढ़ने के बाद वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करे। उससे क्या होता है कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपकी समझ किस स्टैंडर्ड तक डेवलप हो चुकी है। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आप कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि अगर उस टॉपिक से तकरीबन 50 क्वेश्चन दिया हुआ है या 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो, ऐसा नहीं। कुछ एक विद्यार्थी हमारे पास मैसेज करते हैं कि सर हमने 98, 95, ठीक है, 49 जैसा क्वेश्चन है, मैंने इतना किया लेकिन एक दो क्वेश्चन रह गया। मेरा मानना है कि वो उतना रहना चाहिए, वो ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। अगर आप जैसे मालिक सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेते हैं तो इसका मतलब या तो आपने पहले से उसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है, और या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि टॉपिक पढ़िए, उसके बाद आप खुद अच्छे से अपना मूल्यांकन करिए। तो आज जो क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम है, जिस टॉपिक को हम लोग क्लास में करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड है, और हमने आपसे कहा था कि हर क्लास में, मतलब हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस प्रकार के जो है क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है यह संकलन है। अब ये संकलन कहां से मैंने लिया है तो मैं आपको बता दूं, जैसे घटना चक्र अच्छा क्वेश्चन को संकलित करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा अरिहंत पब्लिकेशन है, इसके अलावा दृष्टि द विजन है, इसके अलावा और भी कई श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान है। तो जहां से क्वेश्चंस को लिया गया वो क्वेश्चंस लिया नहीं गया, मतलब कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो इन संस्थानों के द्वारा संकलित किया गया है। तो हमें लगा कि जो है बेहतर है कि आपके बीच में उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं आऊं जो अब तक की परीक्षा में आए हुए हैं। तो बड़ी ईमानदारी के साथ आपको आंसर देना है, और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चंस आप देखेंगे उस क्वेश्चन की व्याख्या मैं करूंगा। तो हो सकता है कि अपना टाइम लंबा हो, इसलिए जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं या अभी एक दो दिन पहले जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो आप हमारे सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग धीरज जी, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हमारे सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। आइए अब हम लोग जो है अपने इस प्रोग्राम पर जो अपने क्वेश्चंस की बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस पर देखेंगे। हालांकि इसका आंसर अभी हमने यहां पर नहीं दिया, हम खुद ही बात करेंगे आपसे और आपसे भी आंसर जानेंगे, और सही आंसर क्या है उस पर हम लोग व्याख्या भी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग प्रश्न देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। हमारे सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं हमसे जी, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे कि आप यहां पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, ठीक है। और ये प्रश्न आपका हम आपको बता दें, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रोविंशियल सिविल सर्विस पीसीएस प्री 2004 का ये क्वेश्चन है। देखिए वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है,
बट मेरा मानना है कि देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं फिर कर रहा हूं, इस प्रकार के क्वेश्चन कांस्टेबल में भी आते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजीएल एग्जाम में भी आते हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं जो है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, छत्तीसगढ़ पीसीएस और अन्य स्टेट्स में भी आते हैं। इसीलिए सारे विद्यार्थी चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, और अभी आगे चल करके आईएएस के भी क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा, तो सारे विद्यार्थी अवेयर होकर के इसका आंसर देंगे। ठीक है, अब देखिए वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, तो हम आपसे चाहेंगे कि इसका आंसर आप दें। हालांकि वैसे मैं आपके आंसर का इंतजार करूं तो उससे पहले इस चीज को ध्यान रखना है कि समय भी अपने पास एक लिमिट है जिसमें अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कराना है। तकरीबन 50 क्वेश्चंस हैं जिसकी प्रैक्टिस हमें करनी है, तो इसीलिए हमें आइडिया लग जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। ठीक है, लालू बी, धीरज बी, यानी कि अधिकांश विद्यार्थी जो है आंसर दे रहे हैं 1498। ठीक है, 1498। तो यहां पर आपको बहुत, चूंकि ये क्वेश्चंस बहुत गंभीरता पूर्वक लेने की नहीं है, एक सामान्य वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप यहां पर देखेंगे वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष भारत में किस वर्ष आया, तो 1498। तो इसकी कहानी हमने आपको बताया था कि जो है 1497 की घटना है। 1497 में 1497 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा, ठीक है, अटलांटिक महासागर से होते हुए जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके निचले वाले हिस्से से, ठीक है, जिसे हम लोग आप देखेंगे कि केप ऑफ गुड होप, ठीक है, उत्तरी अंतमासा द्वीप से होते हुए फिर वो आगे बढ़ता है, और फिर आप देखेंगे कि केरल के मालाबार तट के कालीकट स्थान पर पहुंचता है। कालीकट में भी एक जगह है कप्पकडाबू, जहां पर वह पहुंचा और जिसका स्वागत जो है वहां का तात्कालिक शासक जो है जमोरिन के द्वारा किया गया, और उसको आने में एक लंबा वक्त लगा था, और वह 1498 ईस्वी में वह कालीकट जो है पहुंचता है। तो इसका सही आंसर है 1498। ठीक है, अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका आंसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1498 आप देखेंगे कि वास्को डी गामा जो है कालीकट बंदरगाह पर इसी टाइम जो है पहुंचा था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप यहां पर देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना, ठीक है, यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। अब ध्यान दीजिए, आपको ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, नीले शांत जल की नीति, या फिर जो है नीला जल योजना, ठीक है, यह किनसे संबंधित है। तो यहां पर आपको कई पर्सनालिटीज के नाम दिए गए हैं, कई गवर्नर के नाम दिए गए हैं, द अल्मेडा, अल्बुकर्क, ठीक है, डुप्ले, रॉबर्ट क्लाइव। तो आपको याद करना होगा कि हमने आपको पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने आपको बताया था, और पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने कुछ एक महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में बताया था, और उन्हीं के द्वारा जो है इस प्रकार की पॉलिसी को अपनाई गई थी। तो आपका आंसर यहां पर, ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे। बाकी मैं फिर कह रहा हूं कि आंसर मैं ही यहां पर देता हूं, बस आप मैच करते जाएगा कि आपका जो आंसर है और मेरा जो आंसर है कितना ठीक हो पा रहा है। लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि आपके द्वारा जितने भी क्वेश्चंस कराए गए हैं उनमें से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया, ये आपको ध्यान देना है। तो आप देखिए, जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी में 3 महत्वपूर्ण गवर्नर या वायसराय हुए हैं, जिनमें आप देखेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है, सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इसके बाद नीनो डी कुन्हा। तो हमने 3 गवर्नर या वायसराय के बारे में आपसे बात की थी, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे, हमने आपको बताया था कि जो पहला गवर्नर या वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, उसने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी, नीले शांत जल की नीति कहा जाता है। यानी कि उसने अरब और हिंद महासागर, ठीक है, इनके क्षेत्रों पर पुर्तगालियों का जो नियंत्रण स्थापित हुआ था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के टाइम में स्थापित हुआ था। और आपको याद होगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का जो टाइम पीरियड था 1509 तक था, ठीक है, 1505 से लेकर के 1509 तक था, और 1509 में उसने त्रिशक्तियों को पराजित किया था। त्रिशक्तियों में आप देखेंगे गुजरात, ठीक है, इसके बाद अन्य मिस्र, ठीक, इन सब शासकों को उसने पराजित किया। एक और थे उसके साथ जो है, अभी थोड़ा सा दिमाग से बात हट रहा है, तो उनको उसने पराजित किया था। और उसके बाद, उस पराजय के बाद 1509 में उसने इस बात को साबित कर दिया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कि अब हिंद महासागर और अरब सागर पर पुर्तगालियों का ही वर्चस्व होगा। तो यहां पर आपका आंसर आप देखेंगे जो है यहां पर दिया हुआ है ए, ठीक है, द अल्मेडा। तो आप यहां पर देखेंगे आपका ये आंसर हो गया द अल्मेडा। इस बात को आप पहले भी सुन चुके हैं, इस पर हम लोगों ने एक लंबी क्लास भी ली है, देखिए हम आपको बता दें।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहां पर आपके साथ चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि हमने सारे प्रश्नों को देखा है, आपके बीच में रखा गया। हो सकता है कि कुछ एक प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, तो इसीलिए तो मैं चाह रहा हूं कि जितने क्लास आपने देखा सुना है उस आधार पर आपकी मेमोरी और आपकी समझ कितनी डेवलप हुई है कि आप यहां पर प्रश्न को कर पा रहे हैं। अगर आप 40+ प्रश्नों का आंसर दे देते हैं, 50 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत ही बेहतर कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अच्छा ये प्रश्न जो आया हुआ था इसके बारे में आपको बता दें। देखिए उत्तराखंड पीसीएस प्री 2016 में क्वेश्चन आया होता। अगला प्रश्न जो हमारा आपके बीच में आ रहा है, इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखिएगा। ये क्वेश्चंस यूपी पीसीएस प्री, ठीक है, 1990, यूपी पीसीएस प्री जो है 1993, यूपी पीसीएस प्री 2000, यूपी पीसीएस मेंस 2007, इसके बाद यूपी पीसीएस स्पेशल मेंस 2004। ठीक है, यानी देखिए कितनी बार इसको पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, आइए प्रश्न पर हम लोग बात कर लेते हैं। प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि मध्यकाल में, ठीक है, यानी कि मिडिल एज में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। अब देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे विद्यार्थी, हमको लग रहा है कि वो परेशान बिल्कुल नहीं हो रहे होंगे जिन्होंने अपनी क्लास को की है, और मैं इस पैटर्न पर पूरे टॉपिक को लेकर चलूंगा, पूरे इतिहास को जो है, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इस प्रकार से कराए जाएंगे। तो आप यहां पर देखेंगे कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो आपको याद होगा कि ये जो कंपनी आपको दिख रही है यहां पर, डच कंपनी, अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहां पर आपको यहां पर यह ध्यान देना है कि सबसे पहले कौन सी कंपनी हिंदुस्तान व्यापार करने के लिए आई है, दिए गए ऑप्शन में। तो जाहिर सी बात है, क्लियर है कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में जो है हिंदुस्तान व्यापार करने के लिए आती है। तो आपका आंसर जो है डी होगा, ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, तो आंसर होगा पुर्तगाली। अब देखिए कि कितने एग्जाम्स में आया हुआ है। मेरा कहने का मतलब कि हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कुछ छोटी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करते हैं। मेरा मानना है कि तुम कांस्टेबल की तैयारी करो, लेकिन मन में जज्बात रखो आईपीएस बनने का, मन में जज्बात रखो डीवाईएसपी बनने का, एसडीएम बनने का। यही तो सारे प्रश्न है यार। तुम इतनी मेहनत करके छोटे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, थोड़े से और जज्बात अपने अंदर जिंदा रखो। तो ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं? यही तो प्रश्न आपको आगे चलकर के अच्छे अच्छे एग्जाम्स को क्लियर कराते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स को याद करिए, कभी भी अपने आप को एक जगह स्थिर ना रखिए, चलते रहिए, एक एग्जाम को क्रैक करिए और उसके बाद एक एक करके सीढ़ियों पर आप चढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो इस बात को ध्यान रखना। और जो स्टूडेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, आई होप कि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपके सामने देखिए ये पूरे डेट क्लियर दिए हुए हैं यहां पर। इन सभी जो है एग्जाम जब भी हुए हैं इस डेट में, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बने पड़े हैं। तो उनको भी इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा सा इज्जत देना है, याद रखना है आपको। ठीक है, तो चाहे छोटे परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, चाहे अपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सब में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, आइए इस पर अधिक समय नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट भी होंगे, हमने हटाया नहीं है, क्योंकि जो कई स्टेट ऐसे हैं, बस कहीं पर किसी ने डेट चेंज किया, तो किसी ने क्वेश्चंस के थोड़े से पैटर्न को चेंज किया, तो हमने सेम वही क्वेश्चंस उसको हटाया नहीं, सीधे रख दिया। यहां पर देखिए, आप इस क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि वास्को डी गामा भारत कब आया था। अब यह प्रश्न आपका कब आया? यूपी पीसीएस प्री 1992, एमपी पीसीएस प्री 1995। ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस और मध्य प्रदेश पीसीएस में ये प्रश्न बने हुए हैं। बहुत सिंपल सा, इसका जवाब हम लोग पहले क्वेश्चन में ही देख चुके हैं, फिर भी आइए यहां पर देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? तो देखिए 1496 तो है नहीं, 1497 में वो चला था। कालीकट कब पहुंचा था? 1498 में। तो आपका सही आंसर है 1498। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद उनको ज्ञापित करता हूं। और बेटा मैं आपका नाम इसलिए नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा टाइम अधिक लगेगा। तो यहां पर आप देखते जाइए, कई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भी, स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होगा, तो वहां पर हम जरूर आपके प्रश्नों, आपके आंसर का इंतजार करेंगे। तो अभी यहां पर हम लोग ऐसे देखते हैं। तो आपका सही आंसर है 1498। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहां आप देखेंगे प्रश्न, देखिए ये क्वेश्चंस जो है 45 बीपीएससी प्री 2001 में क्वेश्चंस आया हुआ है। प्रश्न देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय,
ठीक है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यानी कि अब ये जानना चाहता है कि इनमें से कौन पहला गवर्नर या वायसराय था पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, हमने 3 महत्वपूर्ण गवर्नर के बारे में आपसे बात की थी। एक तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, सेकंड अल्फांसो डी अल्बुकर्क और थर्ड नीनो डी कुन्हा। तो आइए पहले उसमें देखते हैं। देखिए, डियाज ऐसा हमने कोई नाम नहीं लिया। ठीक है, वास्को डी गामा इच्छा जाहिर किया लेकिन बहुत अंतिम समय में जाकर के उसको वायसराय के रूप में, लेकिन जब वो वायसराय बना, ठीक है, तो उसका जीवन ही समाप्त हो गया। अब यहां पर देखिए सी और डी, ये 2 ऑप्शन हैं और इनमें आप अच्छे से जानते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला जो है वायसराय था। हालांकि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से पहले अल्बुकर्क आ चुका था। अल्बुकर्क के ही टाइम पीरियड में आप देखेंगे कि जो है फैक्ट्री, ठीक है, आप यहां पर देखेंगे कोचीन और कन्नूर में बनी, लेकिन उस समय अल्बुकर्क गवर्नर या वायसराय नहीं था। ठीक है, पहला वायसराय जो बनाया गया था वह फ्रांसिस्को डी अल्मेडा या अल्मेडा बनाया गया था। तो आपका प्रश्न यहां पर जो है उसका आंसर हो गया सी। और यह क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2001 में। ठीक है, तो आप यहां पर इस चीज को देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न को आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? और यह प्रश्न आया है उत्तर प्रदेश लोअर, ठीक है, सबऑर्डिनेट प्री 2013 में। उत्तर प्रदेश लोअर पीसीएस का एक क्वेश्चन है, 2013 में यह प्रश्न आया हुआ था और इसका आंसर बहुत अधिक समय नहीं लेंगे। ठीक है, तो किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो आप देख पा रहे हैं ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, जमोरिन इसका सही आंसर है, जमोरिन। इस पर हमने बात कर ली आपसे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यह प्रश्न है आईएएस प्री 2000। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है, गंभीरता से। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए, यानी कि ये सूची फर्स्ट है आपका और ये सूची सेकंड है, इसको मैच करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब ये जो है आपका, ये थोड़ा सा एक मजेदार क्वेश्चन होगा, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यहां पर दिया है समुद्री यात्री, यानी कि वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक और तस्मान, 4 नाम दिए गए हैं। यहां पर देश कंट्री का नाम है स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, ग्रेट ब्रिटेन। अब यहां पर ऑप्शन है, हालांकि मैं इंतजार करूं, काफी लंबा टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं मैच करता हूं तो आप देखिएगा कि मैच हो रहा है कि नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, उसके लिए ऐसा नहीं है कि ABCD जितने भी दिए गए हैं, वास्को डिगामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक, तस्मान, सारे के बारे में आप जाने, ऐसा नहीं है। इनमें अगर आप 2 मैच कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। जैसे वास्को डिगामा, पहला वास्को डिगामा, अच्छा ये देश कंट्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका मतलब कि इधर यात्री हैं और इधर कंट्री, ये कहां के थे? भाव ये दिख रहा है। वास्को डिगामा इनमें से किस जगह पर आएगा, किसके साथ होगा? तो वास्को डिगामा को पुर्तगाल, यानी कि आप यहां पर, यानी कि ए का 2, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन, यानी कि बी का 1, कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के हैं, ठीक है, यानी कि सी का 4 और तस्मान तो एक ही बचा हॉलैंड, यानी कि डी का 3। अब जरा इसे हम देखें कि किन के साथ मैच कर रहा है। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी कि ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 4 और यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी, A2, B1, C4, D3। आइए अब इस पर थोड़ा सा और हम डिटेल में बात कर लें। भाई वास्को डिगामा पुर्तगाल का, ठीक है, वास्को डिगामा पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा ने जो है सी रूट की खोज की थी, कहां की? हिंदुस्तान की।
तो इसने इंडिया के समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने कहां की खोज की? तो आपको पता है कि अमेरिका। कैप्टन कुक, ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। कैप्टन जो कुक हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का नाम सुन रखा आपने, ऑस्ट्रेलिया, और ये जो डी हॉलैंड के हैं तस्मान ने तस्मानिया की खोज की। तस्मानिया जो कंट्री है उसकी खोज इन्होंने की। इसके साथ ही साथ इन्होंने न्यूजीलैंड की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूजीलैंड की। देखिए अब इस प्रश्न में इस प्रकार की बातों को हम लोगों ने कर लिया, ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा जानकारी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, एलिस्टर कुक क्रिकेट कैप्टन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, पहले तो इसका आंसर आपने, फिर साथ ही देखा कि यहां पर कैप्टन कुक जो है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, और जो तस्मान है इन्होंने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की। तो देखिए इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रही होती है, चाहे आईएएस का एग्जाम हो या फिर आप डिफेंस का एग्जाम दे रहे होते होंगे, एनडीए, सीडीएस, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, सीएपीएफ, तो जिस भी एग्जाम की तैयारी आप लोग करते होंगे तो वहां पर इस प्रकार के प्रश्नों को देखने को मिलेगा। मेरा एक ही उद्देश्य है बेटा, मैं आपको बता दूं, मैं सीधी सी बात करता हूं कि हमारे स्टूडेंट कांस्टेबल भी हैं और हमारे स्टूडेंट खुद मेहनत करके इंडियन पुलिस सर्विस में भी हैं। हमारे स्टूडेंट्स लेखपाल पटवार भी हैं और हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र भी हैं, वह आईएएस भी हैं। तो हम इसी स्ट्रेटजी के साथ इस क्लास को लेकर के चल रहे हैं कि हमसे जुड़ा हुआ हर विद्यार्थी उसको लाभ प्राप्त हो। अब जो स्टूडेंट ओनली आईएएस की तैयारी कर रहा है, वो अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए इस प्रकार के प्रश्नों को विशेष रूप से फोकस करेगा, और जो कांस्टेबल या फिर सीजीएल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है उसको भी इसे याद रखना है। देखिए यूपीएससी में क्या है कि एक साथ आ गया, लेकिन जब आप वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यही अलग आ जाता है कि तस्मान जो है वो कहां का है, ठीक है, हॉलैंड का है। तस्मान ने किस कंट्री के समुद्री मार्ग की खोज की? देखिए वन लाइनर अलग अलग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो तस्मानिया हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। कैप्टन कुक कहां का है? ये वन लाइनर क्वेश्चन हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। कैप्टन कुक ने कहां की खोज की? ऑस्ट्रेलिया। तो ये अलग अलग अगर आप करेंगे तो वनडे एग्जाम की बात हो जाएगी, और एक साथ इनको मैच करेंगे तो यूपीएससी। अब देखिए वैसे तो इसमें करीब 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, कि वास्को डी गामा कहां का है, एक प्रश्न ये बन गया, वास्को डी गामा ने जो है किस देश के समुद्री मार्ग की खोज की। लेकिन यूपीएससी क्या करता है, 10-12 क्वेश्चन को ऐसे सेट करता है कि वो एक ही क्वेश्चन बने, तो इसमें जानकारी आपको अधिक रखनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की बातों को आपको यहां पर विशेष ध्यान देना है। आइए अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? रियल फाउंडर ऑफ, ठीक है, पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2003 का, ठीक है। और आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो आप देखिए पहला इसमें दिया है वास्को डी गामा, सेकंड दिया गया है अल्बुकर्क, थर्ड दिया गया है बार्थोलो डोमियास और जॉर्ज ऑक्सडन। तो ये तो आप कट कर दीजिए, ठीक है, वास्को डी गामा भी कट कर दीजिए। अब आपके पास दो ऑप्शन बनता है। हमने आपको बताया था कि पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन जो दूसरा गवर्नर था 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और हमने आपको बताया था कि जब अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी का वायसराय बनकर के आया तो उसके समय में कई सारी बातें हुई। उसने जो है सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर हर तरह की रणनीति को अपनाया। और आपको याद होगा, आपको पता है कि 1510 ईस्वी में उसने अपने सैन्य शक्ति का परीक्षण किया और 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान, ठीक है, आदिल शाह से उसने जो है गोवा को छीन लिया, तो शक्ति प्रदर्शन किया, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद उसने गोवा में सती प्रथा जैसे कुप्रथा को बैन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह के लिए प्रेरित किया। क्यों किया, यह भी हमने आपको उस क्लास में बताया था,
इससे क्या होगा कि सांस्कृतिक लेन देन शुरू हो जाएंगे, कल्चर एक दूसरे को समझने मिलेगा, जिससे और भी यूरोपीय कंपनियां आएंगी तो उनकी तुलना में हम लोग ज्यादा मिले घुले रहेंगे। तो कई सारी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए जो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ऐसा किया था। इसीलिए अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और उस क्लास में भी आपने देखा होगा। तो देखिए यहां पर कहां पे अल्बुकर्क है, यहां है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अल्बुकर्क। तो अभी तक आई होप कि 8 क्वेश्चन तक हम लोग चल चुके हैं, और यहां तक हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा धीरज, ठीक है, और विजय कुमार सोलंकी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसको ध्यान देना है। और यह क्वेश्चन आपका बना हुआ है आईएएस प्री 2003, ठीक है, ये आईएएस 2003 का क्वेश्चन है, इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, आईएएस 2003 का क्वेश्चन है। अब देखिए कई प्रश्न ऐसे होते हैं जिनमें अगर आपको मान लीजिए कोई एक ऐसा ऑप्शन मिल गया जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है, ये है या ये नहीं है, तो उस पर भी आप अपने आंसर को देख सकते हैं। प्रश्न को देखिएगा, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सबसे पहले तो आपको यहां पर देखना है। हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो प्रश्न को ही ठीक से नहीं पढ़ते हैं, और ह्यूमन एरर होना स्वाभाविक सी बात है अगर आप प्रश्न को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो। यहां देखिए, ठीक है, यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए अब देखिए, इसमें सिर्फ ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन क्या है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अब आप जान रहे हैं कि यह गलत है। पुर्तगालियों ने गोवा को अपने अधिकार में कब लिया, तो आपको पता है 1510 में। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था ना कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही शासक से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया था। तो यानी कि यहां पर दिया 1499 में, और जबकि हकीकत क्या है कि 1510। अब जरा यहीं पर रुक जाइए और जरा देखिए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी कि ये नहीं सही है। यानी कि इसके अलावा बाकी के जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे, यानी कि ठीक है, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो आपको करना क्या है कि जब कभी भी आप इस प्रकार के प्रश्नों को देखें, तो मान लीजिए यहां पर तो आपने आंसर चेक कर लिया, इसके बाद की जो लाइनें हैं ना, इस लाइनों को आपको गंभीरता से पढ़ना चाहिए और याद कर लेना चाहिए, उसको एकदम सही मान लेना चाहिए। यानी कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम में लगाया, ठीक है। अच्छा, इस पर भी हम आपको बताएंगे। जैसे अगर यह प्रश्न आ जाए कि अंग्रेजों ने अपना पहला स्थायी कारखाना कहां पर बनाया या शुरू किया, तो सूरत, लेकिन पहला कारखाना जो इन्होंने बनाया वो मसूलीपट्टनम, तो इस बात को ध्यान देना है, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में, ठीक है, उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, यह भी सही मान लेना है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने जो है 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, यह भी मान लेना है। यानी कि कौन सा गलत है इसमें, ये। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इस बात को गंभीरता से समझेंगे। आइए अगले क्वेश्चन 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आप दिया हुआ, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। ध्यान दीजिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग का निर्माण किया। तो आप देखेंगे यहां पर अच्युदीव, कन्नानौर, कोचीन, गोवा। तो आपको पता है कि इन्होंने सबसे पहले 1503 में, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क यहां पर था, उस समय वो गवर्नर नहीं था, उसने सबसे पहले जो है कोचीन में पहले दुर्ग का निर्माण किया था, ठीक है। उसके बाद कन्नौर में किया था, कन्नौर में 1505। तो यहां पर आपको इस बात को देना है, सही आंसर आपका कोचीन। कहां पूछा गया, यूपी पीसीएस मेंस 2010। समझ रहे ना, जो पीसीएस के भी, जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे विद्यार्थी, मुख्य परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न, और आप लोग डर जाते हैं कि यार इस पीसीएस का एग्जाम है, जो वनडे वाले विद्यार्थी हैं, आईएएस का एग्जाम है। अरे कुछ नहीं होता यार, मन के हारे हार, मन के जीते जी। एक बार मेहनत तो करो। अच्छा, आप में कमी क्या होती है कि आप डिपेंड हो जाते हैं, शिक्षक पर भी निर्भर हो जाते हैं, किसी पर भी आपको पूरा निर्भर नहीं होता है, बस सपोर्ट लेना होता है। तो मेहनत करो। देखो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें से हैं, हमें लग रहा है कि 50 क्वेश्चंस हैं, आई होप कि मैं समझ पा रहा हूं कि 49 तक के आंसर आ जाएंगे सही।
लेकिन फिर भी अगर 40 प्लस आप देते हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। यह प्रश्न आया हुआ है उत्तराखंड पीसीएस प्री 2004 में। क्वेश्चन क्या है साहब? प्रश्न आप यहां पर देखेंगे कि किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले आएगा, ठीक है, वही सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित करेगा। तो इसका तो बहुत सिंपल सा आंसर है। ठीक, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगीज। ठीक, नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। यह प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस प्री 2004 में, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह थी। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान देना है कि बंगाल की जो फैक्ट्री थी उनमें से पुर्तगालियों द्वारा स्थापित, ठीक है, फैक्ट्री कौन सी थी? तो आप यहां पर देखेंगे कि इसका सही आंसर, वैसे देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिनको आपको सीधे याद कर लेना होता है। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता दें इसका सही आंसर है हुगली। इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों ने जो है बंगाल में हुगली में स्थापित किया था। ठीक, आगे की क्वेश्चन आइए 13। यह प्रश्न है उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। इस पर थोड़ा सा गंभीरता से विचार करें। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए दिया है क्या, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली। ठीक, सेकंड, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी। अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। अब इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली, यह सही है कि पुर्तगालियों ने कब्जा किया। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी, नहीं यार, फ्रांसीसी तो बहुत बाद में आए। फ्रांसीसियों से पहले आप देखेंगे कि पुर्तगाली के बाद डच के बाद ब्रिटिश के बाद डेन, उसके बाद जो है फ्रांसीसी। तो यानी कि फ्रांसीसियों से पहले जो है अंग्रेज आ चुके थे, तो अंग्रेजों ने तो कब्जा कर ही लिया था। तो यानी कि यहां पर दिया है दूसरी यूरोपीय, तो दूसरी यूरोपीय नहीं है तो लास्ट में आएंगे ना। इसका मतलब कि ये वाला ऑप्शन गलत होगा कि इनसे पहले भी कब्जा किया जा चुका है। तीसरा, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। ऐसा नहीं है अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर कब्जा किया। तो यानी कि इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे दो कट हो गया, एक ही सही है। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? केवल ए। तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। यह प्रश्न आया हुआ आईएएस प्री 1995, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको सीधे याद कर लेना होता है, उस पर बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता है। तो पुर्तगालियों ने जो है इसको लूटपाट के लिए जो है समुद्री अड्डा बनाया था। ठीक है, यही है इनके पतन का कारण। ये पागल हो गए थे जब समुद्र पर इनका अधिकार हो गया सारे केंद्रों पर, तो ये पागल से हो गए थे, तो लूटपाट करने लगे थे। तो सही आंसर है ए, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु, सेम वही है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन सा करता था? तो ये भी वही पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली ये भी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? यह क्वेश्चन है यूपी आरसीएस स्पेशल। ठीक है, ये थोड़ा सा स्टिक दिख रहा है, मेंस 2004 का है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो हमने आपको बताया था कि कलकत्ता जो है वो 3 जागीरों को मिलाकर के बनाया गया था, सूतानाती, कालीकाटा और गोविंदपुर। और इन तीनों को मिलाकर के जो कलकत्ता नगर बना बसाया, उसका पूरा का पूरा डायग्राम फ्रेम जॉब चारनाक ने तैयार किया था। जॉब यानी कि जॉब, चार यानी कि 4 और नाक का मतलब नाक। तो जॉब चारनाक ने, देखिए कहीं पर दिया हुआ है, हाँ, तो यहां पर आप इसको देखेंगे, सही आंसर जॉब चारनाक। इसके बाद आगे के क्वेश्चन में कलकत्ता किसने बसाया? सेम वही है,
ठीक है, जॉब चारनाक उत्तराखंड पीसीएस में। देखिए होता क्या है कि वही प्रश्न घुमा घुमा के अलग अलग जगह, कभी यूपी में पूछा जाएगा, कभी उत्तराखंड में पूछा जाएगा, कभी आरएएस में पूछा जाएगा, कभी एमबीबीएससी में पूछा जाएगा, कभी बीपीएससी में पूछा जाएगा, कभी छत्तीसगढ़ में पूछा जाएगा, कभी यूपीएससी में पूछा जाएगा, कभी वनडे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चंस वही घूम के आते हैं, तो इस पर भी अपने को टाइम नहीं जाया करना। अगला, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो यहां पर आप देखेंगे कि इसका सही आंसर है डचों ने सबसे पहले संयुक्त पूंजी, डचों ने संयुक्त पूंजी, ये भी आपको याद कर लेना है कि सबसे, देखिए अंग्रेजों ने भी की थी, ठीक है, लेकिन उनमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो डचों ने संयुक्त पूंजी, सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी का आप देखेंगे कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डचों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, आईएएस प्री 2005 का यह प्रश्न है, इस पर थोड़ा सा आप गंभीरता से ध्यान देंगे। यह क्वेश्चन है कि आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, यानी कि इनमें से कौन सा एक सही है। ठीक है, सही है देखना है। तो आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। आपको पता है कि डच तो निकल चुके थे, दो ही लोग बचे थे स्वतंत्र। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय आप देखेंगे कि पुर्तगाली और फ्रांसीसी, ठीक है, अंग्रेज तो थे, लेकिन अंग्रेजों से सत्ता अपने हाथ में जब आया तो आपने देखा कि गोवा पर पुर्तगालियों का और पौंडीचेरी पर फ्रांसीसियों का अधिकार बना रहा स्वतंत्रता के बाद भी। तो आप यहां पर देखेंगे कि ये कट हो जाएगा, क्योंकि स्वतंत्रता तक तो मतलब ही नहीं है। आगे, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यह सही है भाई, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया था और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने जो है फोर्ट विलियम नामक एक किला, ठीक है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम था और यहां पर भी फोर्ट विलियम था। ठीक, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। ठीक है, और अगला है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। देखिए डी भी कट गया है, इधर भी कट गया। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज। ये भाई क्वेश्चन जरा देखिए तो, यूपीपीसीएस प्री 1994 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज, क्या राज था भाई? भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, यानी कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, लोगों में अपने देश के प्रति प्रेम मोहब्बत नहीं था, लोग अलग अलग बटे हुए थे, इसी की वजह से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग सफल हुए। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि यहां कहां था, आप देख रहे हैं क्षेत्रीय शक्तियां अलग अलग तरीके से स्वतंत्र हो रही थी, सबके मन में अलग ख्वाब था कि मैं आगे बढ़ जाऊं। अगला, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। यह भी सही है कि उनकी सेना बहुत जो है प्रशिक्षित सेना थी, उनके पास तोप थे, अच्छे अच्छे औजार थे, ठीक है, युद्ध करने के लिए उनके पास तकनीकी बहुत अच्छी थी। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यह भी आप समझ सकते हैं, यानी कि यह भी सही, यह भी सही है भाई। भारतीय सैनिकों में क्या था, जो अच्छा पैसा देगा उनके साथ चले जाएंगे, कोई राष्ट्रभक्ति थी ही नहीं। नेक्स्ट, उपयुक्त सभी, तो यानी कि अपना, यानी कि तीनों सही है और लास्ट में दिया उपयुक्त सभी, यानी कि सही आंसर फिर डी हो जाएगा कि सब की सब सही हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, यह प्रश्न आया हुआ है कि यूपी पीएससी, ठीक है, 2014 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? देखिए कुछ एक चीजें ऐसी हैं जिसको याद करना है, मैं आपको फिर कह रहा हूं 50 क्वेश्चन है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको सीधे याद करना है, उस पर कोई आर्गू नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। लिवेंट कंपनी जो है इसको सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, कोई डिस्कस नहीं, सीधे आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो लिवेंट कंपनी जो है यह सही आंसर होगा। आगे के क्वेश्चन में आइए 22। इसमें आप देखेंगे कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? यह क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया, और उत्तर प्रदेश लोअर सबऑर्डिनेट 2004, यानी कि क्वेश्चन देखिए, अब देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहां देखिए, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन
1600 ईस्वी। ठीक है, अब देखिए जरा 1600 ईस्वी में हिंदुस्तान में बादशाह कौन था? आपको पता है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वह 1605 ईस्वी तक बादशाह थे। तो जाहिर सी बात है कि जब यह कंपनी लंदन में बनी, ठीक है, तो उस समय हिंदुस्तान में कौन बादशाह रहा होगा? अकबर बादशाह था। ठीक है, अकबर। तो यहां पर आंसर होगा अकबर। नेक्स्ट आप देखेंगे 33, ये आईएएस प्री 2008 में क्वेश्चन आया है। फिर देखिए आईएएस प्री 2009 में भी ये प्रश्न आया है। देख रहे हैं, रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। यहां पर आप देखेंगे बारीकी से कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? एक बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको ध्यान देना है भाई। इसमें दिया हुआ है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। प्रश्न को एक बार फिर से आप गंभीरता से देखिएगा। ये आईएएस प्री 2008 का है और फिर आईएएस प्री 2009 का भी ये प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? भाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहला अपना कारखाना या फैक्ट्री कहां पर बनाना शुरू किया था? अब आपको याद आ रहा होगा। आप देखेंगे कि 1609 और कहां पर बनाना शुरू किया था? सूरत में। हालांकि यह बन नहीं पाया था। इसके बाद दूसरा इन्होंने बनाया था 1611। कहां इन्होंने बनाया था? मसूलीपट्टनम में। लेकिन हमने आपको क्लास में बताया था ना कि स्थायी कारखाना इनका यही था। अब जब सबसे पहले 1609 में इन्होंने बनाना शुरू किया, तो जरा इस बात को आप समझिए कि जिस समय ये बना रहे थे उस समय मुगल बादशाह कौन था? आपको पता है कि 1605 में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु हो जाती है और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा जहांगीर अगला बादशाह बनता है। तो जाहिर सी बात है कि 1609 में इन्होंने शुरू किया था, तो निश्चित रूप से अकबर मर गया होगा और उसकी जगह पर जहांगीर। तो यहां पर सही आंसर होगा जहांगीर। इसीलिए इस प्रश्न को पूछा गया है। ठीक है, जबकि कंपनी किसके काल में बनी थी? तो अकबर के। लेकिन फैक्ट्री जो कंपनी आकर के स्टेब्लिश कर रही किसके काल में? जहांगीर के। ठीक है, आइए आगे के प्रश्न में चलते हैं हम लोग। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी? भाई, इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 1613 में, ठीक है, तो गोवा, बंगाल में हुगली, आरकोट और सूरत। आपको पता है कि इसका सही आंसर सूरत है। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और यह प्रश्न आपका है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का ये क्वेश्चन है। कैसे? आपको पता है कि इन्होंने 1609 में तो शुरू किया था, लेकिन फिर इसको रोक दिया गया। इसके बाद ये 1611 में चले जाते हैं, मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। बाद में आप देखेंगे कि फिर कैप्टन वेस्ट जो होता है वह आता है और पुर्तगालियों को जो है स्वाली के युद्ध में पराजित करता है और इसके बाद फिर जहांगीर के दरबार में जाता है। तो जहांगीर ने उसे जो है सूरत में फैक्ट्री बनाने की अनुमति दे दी। तो अधूरी फैक्ट्री जो था ये बनना शुरू हुआ और फिर जाकर के 13 में कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न यही पूछा गया कि 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की? तो पहली फैक्ट्री क्या, यहां पर देना चाहिए था स्थायी फैक्ट्री, परमानेंट। तो सही होगा सूरत। इसका सही आंसर सूरत है। आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई? पुणे, गोवा, पांडिचेरी, सूरत। इसका फिर सही आंसर आप देखेंगे कि समय नहीं लगेगा, सूरत में। ठीक है, और यह प्रश्न है आपका यूपी पीसीएस, ठीक है, 1990 यूपी पीसीएस, ठीक है, जीआईसी 2010। तो आप यहां पर देखेंगे कि सही आंसर सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है 2000 का। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? देखिए, अभी इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कैप्टन वेस्ट की। तो यहां पर देखिए कहीं पर कैप्टन वेस्ट है, यहां पर देखिए, ठीक है, तो थॉमस बेस्ट वही जो कैप्टन बेस्ट हैं, इन्होंने आप देखेंगे कि स्वाली के युद्ध में जो है 1611 में जो हुआ था, ठीक है, स्वाली के युद्ध में पुर्तगालियों को इन्होंने हराया था। जब पुर्तगाली को कैप्टन वेस्ट ने हराया तो पुर्तगाली जहाजों को ले जाकर के जहांगीर को गिफ्ट कर दिया। जहांगीर खुश हुआ, उसने कहा कि बताओ मिस्टर वेस्ट क्या चाहते हो? उसने कहा साहब कि जो 1609 ईस्वी में हमारी फैक्ट्री बन रही थी, जिसको आपने रोक दिया था फरमान के द्वारा, उसी को पूरा करने दिया जाए। तो ये आप देखेंगे कि यहां पर आंसर होगा जो है थॉमस बेस्ट। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 27
निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यह है यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन। तो आपको पता है कि यहां पर देखेंगे सूरत में सबसे पहले अपना कारखाना स्थापित किसने किया था? तो आप देखेंगे कि यहां पर इनको कट कर दीजिए, इन्हें कट कर दीजिए, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने दोनों ने सर्वप्रथम अपने पहले कारखाने सूरत में स्थापित किए, लेकिन चूंकि अंग्रेज पहले थे इसलिए यहां पर सही आंसर होगा अंग्रेज। तो इसका सही आंसर अंग्रेज होगा। आगे क्वेश्चन में आइए। यह प्रश्न है आपका आईएएस प्री 2006 में, ठीक है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो यार ये तो फिर क्लियर वही है, इससे पहले हमने अभी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। ये देखिए आईएएस प्री 2006 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर अब आपको लग रहा है कि आप ही देंगे। इसका सही आंसर सूरत है भाई, 1613 में सूरत। देखिए मैं इसलिए आपसे कहता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करिए। जब आप कभी भी किसी एग्जाम को देते हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस बात को मान के चलिए कि 60 से 70 प्रश्न रिपीट होते हैं एग्जाम में। रिपीट का मतलब थोड़ा सा बदल करके, क्वेश्चंस वही रहेगा। आप बताइए कि 60 से 70 क्वेश्चंस तो आपको ऐसे भी मिल गए और 70% पर तो आप क्वालिफाई करते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और इसको बना करके आपको रखना होता है। हाँ, उसके लिए उस टॉपिक की समझ आपको होनी चाहिए, चाहे जैसे आप उसकी समझ डेवलप करें, चाहे सुन करके, चाहे लिख करके, चाहे किताबों से पढ़ के, चाहे शिक्षक से जुड़ करके, जहां से भी आप जुड़े। तो आप देखिए बार बार क्वेश्चन, यही क्वेश्चन देखिए कई बार परीक्षा में, कभी स्टेट पीसीएस में पूछा जा रहा है और कभी देखिए आपके सामने आईएएस प्री का क्वेश्चन है 2006 का, आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? यानी कि प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी यानी कि पश्चिमी मुख्यालय इनका कहां था? तो देखिए यहां पर दिया हुआ है सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी। देखिए आपको हम बता दें इनका प्रारंभिक प्रेसिडेंसी सूरत था। आपको पता होगा कि बाद में जब पुर्तगालियों को बॉम्बे प्राप्त हुआ ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय के द्वारा, तब उसके बाद बॉम्बे को इन्होंने जो है मुख्यालय बनाया सूरत की जगह, लेकिन सबसे पहले सूरत था। तो सही आंसर सूरत। एमपी पीसीएस, ठीक है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 2018, अभी ये पिछले साल का क्वेश्चन है, पिछले साल। तो आप देख रहे हैं सूरत। टॉपिक को गंभीरता से पढ़ना चाहिए, मजे से लेकर के, फील करके, कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, मैं आपसे बता रहा हूं। आगे आइए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे मिला? हाँ, थोड़ा सा इस प्रश्न को देखिए बेटा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया यानी कि किससे प्राप्त किया? यह क्वेश्चन है उत्तराखंड पीसीएस 2010। अब यहां पर देखिए डच गलत, फ्रांसीसी पढ़ चुके हैं गलत, डेनिश गलत, पुर्तगाली जो है ना, दरअसल हकीकत में यह प्रश्न ही इस टाइप से नहीं पूछना चाहिए, यह भी गलत है। लेकिन चूंकि हम आपको बता दें ऑप्शन में कमीशन यह कहता है कि जो ऑप्शन सबसे नियरेस्ट हो उसी को सही मानना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे, चूंकि बॉम्बे पुर्तगालियों के ही अधिकार में था, इसलिए यहां पर सही आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। लेकिन आपको इसको ऐसे समझना है कि पुर्तगालियों ने बॉम्बे को दहेज के रूप में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को दिया था, और चार्ल्स द्वितीय ने पैसे लेकर के जो है, ठीक है, वार्षिक राशि लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो इस चीज को ध्यान रखना। अभी तो ये उत्तराखंड पीसीएस का है, हमें लग रहा है जब यूपीएससी इस प्रकार के प्रश्न को पूछेगी तो निश्चित रूप से इस ऑप्शन को देगी। ठीक है, वहां पर पुर्तगाली भी ऑप्शन रहेगा और जो है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय का भी नाम रहेगा। तो अगर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय भी दिया हुआ है और पुर्तगाली भी दिया हुआ है तो आपका आंसर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय होगा। लेकिन अगर वो नहीं दिया गया है तो यहां पर आपका नजदीकी आंसर पुर्तगाली होगा। हमारी बात आप समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि कमीशन इस बात को कहता है कि नजदीकी जो आंसर है, नियरेस्ट जो आंसर है, वही सही माना जाएगा। तो आइए आगे की क्वेश्चन की बात करें। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो इस पर भी अपने को टाइम नहीं किल करना है। आपको पता है सर जॉन चाइल्ड। बॉम्बे में आपको पता है 1688 के आसपास सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया था कि बॉम्बे से जो जहाजें जा रही थी हज यात्रा पर, ठीक है, मक्का मदीना की तरफ, उसको इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था और चुनौती दे दिया मुगल बादशाह को।
और मुगल बादशाह ने वहीं पर इनको छोटा किया और निष्कासित कर दिया। हालांकि बाद में आकर ये पैर पकड़ते हैं, माफी मांगते हैं। तो इसलिए आपको यहां पर पता होना चाहिए सर जॉन चाइल्ड, इनके बारे में हमने आपसे बात भी की थी क्लास में। जो विद्यार्थी हमारे कक्षा कार्यक्रम के मतलब इस कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा हैं, आई होप कि बेहतर कर पा रहे होंगे, और जो नहीं भी हैं वो भी विद्यार्थी बेहतर करें, मैं आपसे यही चाहता हूं। और अभी भी जो स्टूडेंट्स अपने से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, वो जो भी दिए गए नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। मेरा मानना है कि देखो बेटा, होता क्या ना, कई बार विद्यार्थी बड़ा मूल्यांकन करता है कि इनसे पढ़ें उनसे पढ़ें, क्या करें क्या ना करें। इस असमंजस में आप नहीं हम भी रहते थे पहले। बट मेरा जहां तक मानना है, जिसकी भाषा शैली, जिसके तरीके, और जो आपके साथ जुड़ करके कार्य करे, कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी XYZ हो, उसके साथ जुड़िए और पढ़ लीजिए। अधिक समय जाया मत करिए इस बात को सोचने में कि जो है कि कहां करें कैसे क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। जो मैं आपको पढ़ाया उसी के आधार पर आपसे प्रैक्टिस करा रहा हूं। और ऐसा नहीं भी कि ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है, नहीं, कमीशन का क्वेश्चन है। हमने आपके साथ जो क्लास किया, ठीक है, आप जो हमारे साथ जुड़े उसी के आधार पे हम आप क्लास कर रहे हैं, और अभी 31st क्वेश्चन तक हम पहुंचे हैं। हमें नहीं लगता कि किसी विद्यार्थी को दिक्कत हो रही होगी। किसी के भी साथ जुड़े, समय ना जाया करें, मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। आप में से जो भी विद्यार्थी, अभी भी हम लोगों का बैच शुरू हुआ है, अभी तो इनिशियल स्टेज है, पहला टॉपिक है। अभी भी जो भी विद्यार्थी इच्छुक हो वो निश्चित रूप से जो है जुड़ सकते हैं और बेहतर लाभ पा सकते हैं। और हमारी यही स्ट्रेटजी रहेगी, ठीक है, हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे और हर सैटरडे को, चूंकि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों से, हर सैटरडे को हम लोग जो क्वेश्चन आंसर प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। और मैं फिर आपको बता दूं कि मैं खुद अपने आप को अनुशासित रहते हुए इस कार्य कर रहा हूं। आज संडे था, आज ऑफ था क्लास, लेकिन हमें पता है जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम आपके साथ, और जब तक आप नहीं मेहनत करेंगे हमारे साथ, खुद के साथ, तब तक कोई सफल नहीं हो सकता। आप सफल होंगे, आप ही की सफलता में हमारी सफलता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें भी ध्यान रखना होता है, आपको भी ध्यान में रखना चाहिए। मेहनत करिए, बढ़िया से बेहतर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न है आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है 2000 में। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? भाई थोड़ा सा इसको आइए गंभीरता से हम लोग सुनते हैं, बात को समझिएगा। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मुन्ना, जल्दबाजी नहीं करना है। तात्कालिक कारण, देखिए जब कभी भी झगड़े होते हैं, युद्ध होते हैं, तो जब कभी भी सिचुएशन ऐसे बने तो ध्यान रखिएगा, जब दो लोगों के बीच में झगड़े हो रहे होते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वो झगड़े अचानक नहीं होते हैं, पहले से मनमुटाव होता है। तो झगड़े के कारण जो थे वो पहले से बनते चले जाते हैं, कई सारे कारण रहते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि कोई ऐसा कारण घटता है, इंसिडेंट ऐसे अचानक होता है कि जिसकी वजह से युद्ध हो जाता है। तो होता क्या है कि जिसकी वजह से युद्ध लड़ा गया, तुरंत जो सामने वाला देखेगा वो देखेगा अरे इस वजह से युद्ध हो गया, तो वह जो है इस कारण को बताएगा। और ये जो कारण आपको दिख रहा है वो तात्कालिक होगा, रिसेंटली कॉजेस होगा। जैसे मान लीजिए हम एक बात बता दें, छोटा सा उदाहरण समझिए। दो दोस्त हैं, बड़ा अच्छा रिलेशन है, लेकिन होता क्या है कि एक दोस्त ऐसा है कि बार बार दूसरे दोस्त को जो है किन्हीं भी कारणों से परेशान करता रहता है। दूसरा दोस्त जब कभी भी कोई नया दोस्त बनाता है तो पहले दोस्त के द्वारा कुछ ना कुछ कर दिया जाता है दिक्कत, तो दूसरा दोस्त मन ही मन परेशान रहता है। हर बार वो प्रयास कर रहा होता है, हर बार ये बाजी मार लेता है, क्यों, थोड़ा सा स्मार्ट होगा, पढ़ने में भी होगा अच्छा, सारी चीजें। अब दूसरा दोस्त कुछ कह नहीं पाता होगा। जब भी दूसरा दोस्त अपने टारगेट को प्राप्त करना चाहता है, आप टारगेट समझ रहे होंगे ना, आप लोग मुस्कुरा रहे हैं तो इस बात को मैं समझ रहा हूं। तो पहला वाला जो दोस्त है बार बार उसको परेशान कर देता है या बीच में आ जाता है। तो जो दूसरा वाला है वो दोस्ती तो निभाता है, लेकिन मन ही मन बड़ा कुंठित होता है कि कमबख्त कभी भी अवसर मिलेगा इसको बताएंगे। अब अचानक हुआ क्या कि अंतिम समय चल रहा था, उसको लगा कि अब कोई एक भविष्य दिख गया होगा और उसके साथ अपना भविष्य बनाना चाह रहा होगा। पहला दोस्त कुछ ऐसी बात बोल दिया हो तत्काल कि यार तुम तो ऐसे हो, तुम वैसे हो, ठीक है, मेहनत करो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, कुछ भी, वो उसको बुरा लग गया होगा। हालांकि इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग वो पहले भी करता था, लेकिन तब क्या था कि चीजें बन रही थी, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन इस प्रकार की भाषा शैली का वो प्रयोग किया और अपने दोस्त को कुछ बोला, तुरंत दोनों के बीच में झगड़े हो गए। अब जो सामने वाला देख रहा है, लोग उससे पूछेंगे भाई इन दोनों के बीच में झगड़े हुए आपने देखा? उसने कहा कि हाँ।
क्या कारण था जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़े हुए? तो वो कहेगा कि इन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द बोले या कुछ ऐसी बातें कही जिसकी वजह से सामने वाले ने मार दिया। जबकि हकीकत यह है कि सामने वाले के मन में जो है, जो झगड़ा किया उसके मन में पहले से ही कष्ट थे उसको लेकर के। तो होता क्या है कि जो पहले की चीजें चली होती हैं वो कारण होते हैं, लेकिन जो तत्काल जो चीजें होती जिसकी वजह से युद्ध हो जाता है वो तात्कालिक कारण होता है। तो रिसेंटली कॉजेस को ध्यान रखना है। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ठीक है, ये तो चली रही थी। ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, हां देखिए ये कारण है, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग ये कारण है, ठीक है, पहले चली आ रही थी। लेकिन तात्कालिक कारण और देखिए ऑप्शन, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला कोई वो नहीं है। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, हां यहां पर दो आंसर हो सकते हैं, एक बी और एक डी। तो जो बी और डी, अब यहां पर आप देखेंगे रिसेंटली कॉजेस पूछ रहा है, तात्कालिक कारण पूछ रहा है, तो तात्कालिक कारण अगर देखा जाए तो इन दोनों में डी सही होगा, क्योंकि आपको पता है कि वर्नेट ने फ्रांसीसी जहाजों को कैप्चर्ड कर लिया, तभी जाकर के डुप्ले अनवरुद्दीन के दरबार में पहुंचता है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो है संघर्ष शुरू हो जाता है। मनमुटाव तो पहले से था। तो वैसे अगर कारण आपसे पूछा जाएगा तो कारण अगर दिया हुआ है तब तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया की राजगद्दी, यानी कि सक्सेशन वार। लेकिन तात्कालिक कारण अगर दे रहा है बेटा तो यहां पर घबराना नहीं है, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण ये आपका सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा दिखना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यह प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? अच्छा देखिए, अब यहां पर ये नहीं कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, नहीं, सीधे पूछ रहा है कि कर्नाटक वॉर, एंग्लो फ्रेंच वॉर। ठीक है, अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष कहते ही हैं इसको, लेकिन यहां पर एंग्लो फ्रेंच ना देकर के सिर्फ कर्नाटक पूछा है। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? तो जाहिर सी बात है कि यहां पर आप देखेंगे कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य, क्योंकि इसी को एंग्लो फ्रेंच वॉर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी, और यह प्रश्न पूछा गया यूपी पीसीएस प्री 1995 में, 1995 में प्रश्न पूछा गया है। ठीक, आगे के क्वेश्चन में आइए। ये एक प्रश्न है, थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इस पर हम लोग टाइम जरूर देंगे। ये क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश प्रोविंशियल सिविल सर्विस प्री 2016 का ये प्रश्न है। और देखिए यहां पर दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, यानी कि ये जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया इसको सुमेलित करना और सही आंसर क्या है उसको हमें ध्यान में रखना है। देखिए यहां दिया ए, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। एक तरफ युद्ध का नाम यहां पर पेरिस की संधि, ब्रिटिश की हार, निर्णायक युद्ध, एक्सला-चैपल की संधि। मैंने आपको सबसे पहले क्या कहा कि आपको घबराना नहीं है। मान लीजिए इसमें से आप एक ही दो जान रहे हैं ना, तो भी आप अपने आंसर को पा सकते हैं। स्टेट पीसीएस में तो दो ही चीज अगर आप जानते हैं इस तरह से, तो दो को आप मिला लिए तो स्टेट पीसीएस में आंसर पा जाएंगे। यूपीएससी में थोड़ा सा गंभीरता से आपको 3 ऑप्शन चेक करना पड़ता है। आइए यहां पर ट्राई करते हैं। पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध। अब आपको याद होगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध हम लोग कर्नाटक वॉर पढ़ रहे थे, तो वहां पर हमने संधि की बात की थी, क्योंकि यहां पर देखिए संधि पूछ रहा है, एक तरीके संधि है और सारी चीजें हैं। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार, निर्णायक, एक्सला-चैपल की संधि से अंत। तो आपको याद होगा कि फर्स्ट कर्नाटक जो वॉर हुआ था उसमें एक्सला-चैपल की संधि हुई थी। ठीक है, एक्सला-चैपल की। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध मैच करेगा एक्सला-चैपल, यानी कि ए का 4। अब वैसे आप देखिए, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप अगर एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो मैं आपको बता दूं वहां पर आपको अब ज्यादा नहीं मिलाना होता है। अगर आपने ए का 4 मैच कर लिया तो इस ऑप्शन में देखिए कि ए का 4 कहां है, तो देखिए ए का 4 यहां पर है, बाकी और किसी के साथ 4 नहीं है। इसका मतलब कि अब इस प्रश्न को सीधे आप आंसर हिट कर दीजिए, अब आपको मैच नहीं करना होता है। हमारे कई सारे विद्यार्थी भावुक हो जाते हैं कि नहीं नहीं, जब तक हम सब नहीं मिला लेंगे तब तक हमें चैन नहीं। चैन थोड़ी देखना है, समय बचाओ, सीधे आप हिट कर जाओ। पहले का इसका आपको मिल गया, सीधे आपका क्वेश्चन फिट। बाकी आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं, हम आपके साथ मिला देते हैं। आप देखेंगे कि इसमें तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस की संधि। आपको पता है कि थर्ड कर्नाटक वॉर में वांडीवॉस का युद्ध हुआ था, और वांडीवॉस का युद्ध जो था वह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ठीक है, पेरिस की संधि। तो आप देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, पेरिस संधि, B1। तो आप देखेंगे B1। इसके बाद आप देखेंगे
द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में आप देखेंगे कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था वो उसमें किसी की हार नहीं हो पाई, वो अनिर्णायक साबित हुआ। तो आप यहां पर देखेंगे C3। अब बचा D2, D2 को देख लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध, तो ब्रिटिश की हार, जाहिर सी बात है जब फर्स्ट मैसूर, हम लोग एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको बताएंगे कि पहले मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। GIC 2017 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भाई सही सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान देना है। आइए देखते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 एकदम सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 1752, हालांकि हमने 1749 से 1753 किया था। आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, ठीक है, 1758 से 1763। अच्छा, हालांकि इसका 56 से लेकर के 63। पानीपत का तृतीय 1761, ये सही है। अब दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये तो भाई सुमेलित है और ये सुमेलित है। अब आपके पास दो ऑप्शन बच रहा है। अब इसमें यह देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस सबसे अधिक किसमें है। तो यहां पर आप देखेंगे 1750 से 52, यहां 1749 से 53, यहां देखिए 1758 से 63 और 1756 से। अब देखिए होता क्या है कि इस प्रकार के प्रश्न में विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि नजदीकी है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत कम आते हैं, हालांकि इसमें दोनों ऑप्शन जो है गलत हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बहुत नजदीक जाना है तो आप इसको सही मान लेंगे और कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है इसको आप जो है मान सकते हैं कि ये वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये IAS प्री 1996 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? देखिए भू क्षेत्र अर्जित यानी कि वह कौन सा यूरोपी था? सारे यूरोपी हैं जिन्होंने भारतीय राज्यों के यानी कि क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लेने के लिए जो है कार्य किया, भारतीय राजाओं के साथ झगड़े किए। तो हम आपको बता दें क्लाइव का ऐसा कुछ नहीं है, अल्बुकर्क भी नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं है। ये जो डुप्ले है ना, डुप्ले की ये नीति थी कि राज्य क्षेत्र को अपने नियंत्रण में किया जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न को आप याद भी कर सकते हैं, डुप्ले, ठीक है, जिसने जो है ऐसा किया। सही आंसर डुप्ले। 37 आइए तो 37 ये है IAS प्री 2003 का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया? तो यार ये भी आप तो कई बार याद किए हैं, सूरत है ना, 1668 में पहला इन्होंने सूरत में लगाया और इसके बाद दूसरा 1669 में मसूलीपट्टनम में लगाया। तो सही आंसर सूरत। नेक्स्ट, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई। भाई इस प्रश्न को देखिए तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई, ऑप्शन देखिए, लुई 14वें के शासन काल में। आपको पता है कि हमने आपको बताया था कि लुई 14वें के शासन काल में जो है यह कंपनी बनी थी, ठीक है। और किसके प्रयास से बनी थी? तो लुई 14वें के जो मंत्री थे, मिनिस्टर थे, कोलबर्ट। किसके प्रयास से साहब? कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के प्रयास से जो है यह कंपनी बनी थी, यानी इस कंपनी के संस्थापक के रूप में कोलबर्ट का नाम लिया जाएगा। और किस शासक के शासनकाल में? तो लुई 14, लुई 14वें। तो इसको भी आपने देखा होगा, ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे आइए 39 प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक कहा जाता है? उत्तर प्रदेश PCS मेंस 2003 का क्वेश्चन है बेटा। आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, रिशलू, मजारे, कॉलबर्ट, फ्रैंको मार्टिन। तो सही आंसर है जो है कॉलबर्ट। अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपसे बात की थी,
कोलवर्ट जो है उसको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक माना जाता है और उसी के प्रयास से जो है ये कंपनी बनी थी लुई 14वें के शासन काल में। तो कोलवर्ट सही आंसर। आगे आइए नेक्स्ट। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बदेल, चिंसुला, हुगली, श्रीरामपुर। तो आप यहां पर देखेंगे कि डचों द्वारा जो कारखाना बंगाल में स्थापित किया गया, कुछ लिस्ट हम आपको लिखाना चाह रहे हैं, फिर इसके बाद ऐसे प्रश्नों पर हम आते हैं। डचों का एक लिस्ट अभी मैं आपको लिखाऊंगा, फिर वहां पर हम आपको बताएंगे कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था। बंदेल ये था नहीं, चिंसुरा में इन्होंने किया था, हुगली में भी किया था। दरअसल ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में अब आप देखेंगे कि चूंकि एक ही आंसर चूज करना है, तो यहां पर चिंसुरा और हुगली दोनों है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा कमीशन के द्वारा गलत पूछ लिया गया। कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, बट फिर भी यहां पर बी और सी दोनों सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको आंसर देना हो किसी एक को, देखिए ऐसे में आप किसी भी एक ऑप्शन को चूज करेंगे तो अंततः आपका सही आंसर मान लिया जाएगा। वो कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग में होते हैं तो मान लिए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के प्रश्नों में सबसे अच्छी बात यह होती है कि जब ऐसे दो दो आंसर सही होते हैं तो उसमें किसी को भी आप टिक करेंगे सब सही मान लिया जाता है। तो यहां पर घबराना नहीं है, दोनों में से जो है आप किसी एक को भी कर सकते हैं, चाहे चिंसुरा या हुगली, जिसका दोनों सही है। आगे आइए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपको याद होना है, देखना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है पटना में फैक्ट्री कब स्थापित की गई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601, 1601 हो नहीं सकता, 1774 रहेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि इस समय आए नहीं थे, तब तक गायब होंगे। अब दो डेट है 1632, 1651। हालांकि ये जो डेट है बेटा ये होना चाहिए 1638 के आसपास, लेकिन चूंकि नियरेस्ट अब आपका 32 दिया इसलिए आप इसको सही आंसर मान लेंगे, ठीक है, बी सही आंसर बी। आगे आइए। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि? ये प्रश्न थोड़ा सा स्टैंडर्ड है यूपीपीसीएस प्री 1998 का, कि फ्रांसीसी किन कारणों से दक्षिण में, विशेष करके महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों में, दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। यानी कि क्या कारण था कि फ्रांसीसी असफल थे, ठीक है, अपने आप को दिखाने में। डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, भाई ये तो गलत है। डुप्ले एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक जो है और बहुत ही शानदार सेनापति के रूप में जाना जाता है, तो ये तो फिर हो नहीं सकता भाई, ये तो था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, हां, यानी कि ये गलत, असफलता के लिए नहीं होगा। डुप्ले था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, यह भी ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न यह है कि क्यों असफल रहे, तो सबसे महत्वपूर्ण इसका ऑप्शन ये भाई कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, निश्चित, क्योंकि हम आपको बता दें अंग्रेजी जो नौसेना थी ना वो फ्रांसीसियों से बहुत आगे थी। जो फ्रांसीसी जो 7 ईयर वॉर हुआ आप देखेंगे, और उसके बाद उसके पहले के आसपास के जो झगड़े चल रहे थे यूरोप में, उसमें फ्रांसीसी काफी कमजोर हो चुके थे। नौसैनिक शक्ति फ्रांसीसियों के पास थी नहीं, अंग्रेज नौसैनिक शक्ति बड़े मजबूत थे। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो ये लोग असफल रहे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। अच्छा, अब ये प्रश्न है कि इनमें से कहना यह चाह रहा है कि जो यूरोपीय कंपनियां हिंदुस्तान में व्यापार करने के उद्देश्य से आई, उनमें आप देखिएगा कि क्या क्रम था, किस क्रम में वो व्यापार करने के लिए आई। बात ये प्रश्न कब का है? उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री 1997 का है। बेटा सीधी सी बात है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सबसे पहले पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी आए,
ठीक है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। प्रवेश यानी कि एंट्री, ध्यान देना है प्रवेश का। ठीक है, यहां पर भटकना नहीं है, कंपनी बनना और भारत में आना, तो आने की बात कर रहा है, प्रवेश करने का। सबसे पहले पुर्तगाल आए, पुर्तगाल के बाद डच आए, डच के बाद ब्रिटिश आए, ब्रिटिश के बाद डेन आए और डेन के बाद फ्रांसीसी आए। आइए इसमें देखते हैं। सबसे पहले पुर्तगाल यानी कि 4, उसके बाद डच, डच कहां है 2, उसके बाद ब्रिटिश, ब्रिटिश कहां है भाई 1, ठीक है, और इसके बाद फिर क्या है डेन, तो डेन इसमें दिया नहीं है, इसके बाद फिर फ्रांसीसी होंगे, फ्रांसीसी 3। अब जरा देखिए तो 4213, 4213, यहां पर यह आंसर है, सही आंसर ये हो जाएगा 4213। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को जरा देखते हैं भाई। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ठीक, यूपी पीसीएस प्री 2016, 2016 का यह प्रश्न है और यहां पर आइए हम आपसे बात करते हैं। ठीक है, मैच करना है पौंडीचेरी, गोवा, ठीक है, ट्रैंकोबार और शद्रास लिख दिया गया है। चलिए मैच करते हैं। पौंडीचेरी फ्रांसीसी यानी ए का 2, गोवा पुर्तगाली बी का 3, ट्रैंकोबार डेनिस सी का 4, तो डी का 1 हो जाएगा। जरा देखिए A2V3C4, A2V3C4D1, सही आंसर देखिए यहां पर। एक ही दो अगर आप मैच कर लेंगे ना तो भी आपका मैच हो जाएगा। आइए आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। भाई यहां पर दिख टाइम नहीं देंगे, अफीम सबसे अधिक बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है ना, बिहार, बंगाल का जो बिहार वाला हिस्सा था ना, यहां सबसे अधिक अफीम प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक अफीम उस समय जो है यहीं से प्राप्त करते थे। और ये क्वेश्चन है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन प्री 1995 का, यहां पर सही आंसर बिहार होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन, सेम वही क्वेश्चन, और देखिए मैं आपको बता दूं फिर भी पीएससी द्वारा पूछा गया 2005 में प्रश्न। क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बेटा, क्वेश्चन का रिपीटिशन होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि सेम आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। 47, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में आए और सबसे अंत में गए। भाई इस पर भी हम लोगों ने खूब चर्चा किया था कि पहले आए और सबसे बाद में गए, तो ऐसा कुछ डच पहले आए ही नहीं, इंग्लिश इनसे भी पहले पुर्तगाली आ चुके थे, क्योंकि दोनों चीज को ध्यान रखना है, स्वतंत्रता के पहले आए और सबसे स्वतंत्रता के निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में और सबसे अंत में आए। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक से नहीं आना। इसमें यह कहना था कि सबसे पहले कौन आया सबसे बाद में कौन गया, तो यहां पर सीधी सी बात है कि पुर्तगाली है ना। पुर्तगाली आप देखेंगे 1498 में एंट्री करते हैं और 1961 तक गोवा पर इनका नियंत्रण होता है, वहां तक आप जाएंगे। ठीक है, तो आजादी के बाद यहां पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। भाई डचों ने किन स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए साहब, तो एक चीज इसको हमें क्लास में भी आपको लिखाना था। इसमें आप देखेंगे कि ये जो जगह है ना, डचों ने दरअसल नागपट्टनम, चिंसुरा, ठीक है, मसूलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पर जो है अपनी व्यापारी फैक्ट्री स्थापित किए थे, सभी जगहों पर। ठीक है, नागपट्टनम, चिंसुरा, ठीक है, मसूलीपट्टनम, सूरत, इन सभी जगहों पर। नागपट्टनम में आप देखेंगे 48, 1618, यहां आप देखेंगे कि 1648, 1618, ऐसे मतलब डेट्स हैं।
तो इन सभी जगहों पर डचों ने अपने फैक्ट्री स्थापित की। इसको आपको सीधे याद रखना है, डेट्स याद नहीं करने हैं, बस ये जगह आपको याद करना है। नागपट्टनम, चिंसुरा, ठीक है, मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सबको आपको जो है सीधे याद कर लेना है। ये क्वेश्चन है यूपी पीसीएस 2017 का, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। अच्छा, ये कहना क्या चाह रहा है भाई, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, बड़े गौर से विचार करना है इस पर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी? ध्यान देना है, अंग्रेजों की भारत को देन। तो हम आपको बता दें, आइए एक करते हैं। तंबाकू और लाल मिर्च ये तो अंग्रेजों की देन नहीं है। आपको पता है कि तंबाकू और लाल मिर्च पुर्तगालियों की देन है। किसकी देन है साहब? पुर्तगालियों की देन है। तो ये 3 कट गया। अब देखिए इसमें जहां जहां 3 ऑप्शन होता है ना, वो विकल्प भी कट जाता है। जैसे यहां पर देखिए विकल्प कट गया। नेक्स्ट देखिए, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। हां, अंग्रेजों ने युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग किया था, यानी कि 2 सही है। अब देखिए 2 जिसमें ऑप्शन होगा वो सही होगा। ये भी कट गया, केवल 1। अब यानी कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि जब 2 सही हो गया है तो ये भी ऑप्शन कट गया, कोई भी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। अब चाहे पहला आपको समझ में आए या ना आए, आपका आंसर आपको मिल गया बी, 1 और 2। और ये सही मृदा। अच्छा, अब यहां पर देखिए कि अंग्रेजों को देन थी मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, इसमें से केवल 1, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। 1 मिनट थोड़ा सा हम और देख लें बारीकी से। ठीक है, केवल 2, 3, तंबाकू और लाल मिर्च भारत को देन थी। 3 तो हो नहीं सकता। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलते फिरते तोपों का उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। हालांकि आप देखेंगे मृदा वाले में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इससे पहले अकबर के शासनकाल वगैरह में भी जो है आप देखेंगे, उससे पहले शेरशाह सूरी के समय में भी हो गया था। तो यहां पर आपका आंसर ये हो सकता है। आइए 50। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं 49वें क्वेश्चन पर एक बार पुनः में आऊंगा। थोड़ा सा डाउट हो रहा है, मैं एक बार आंसर भी चेक कर रहा था। एक बार आइए इस पर थोड़ा सा हम लोग पुनः विचार कर लें। हालांकि हमने इसका आंसर 1 और 2 बताया, बट थोड़ा सा इसको बारीकी से हमें एक बार फिर से देख लेना चाहिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा से अंग्रेजों की भारत को देन थी? ठीक, थोड़ा सा गंभीरता से आइए एक बार फिर से हम बात करते हैं। आप देखेंगे तंबाकू और लाल मिर्च ये तो देन है ही नहीं। दूसरा, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। थोड़ा सा अभी जो है चीजों को मैं और अच्छे से समझ पाया कि भाई चलती फिरती तोप अंग्रेजों के समय से ही थोड़ी नहीं था। थोड़ा सा इसको और ध्यान देना है। इससे पहले भी तो हिंदुस्तान में तोपों का प्रयोग किया गया था और चलती फिरती तोपों का प्रयोग खूब हुआ। मुगल काल में भी आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि यह भी जो है गलत हो गया। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। थोड़ा सा हम पिछले वाले व्याख्या में थोड़ा सा इसको हम रुक गए थे, इसलिए यहां पर, क्योंकि हमने सिर्फ ये मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में देखा। बट यहां पर आपको देखना है कि जो है मृदा के स्वरूप, और इस पर अगर हम बात करते हैं तो इसको अगर आप देखेंगे तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में और अकबर के शासनकाल में इस प्रकार की व्यवस्था थी। ठीक है, टोडरमल पद्धति आप देखेंगे जब मिडिल इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। तो ऐसे में यहां पर इस बात को भी आपको बारीकी से समझना है कि यह भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ज्यादा सही आंसर आपका हो जाएगा कोई भी नहीं, यानी कि इसमें डी। तो पहले वाली व्याख्या के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, बट यहां पर आप देखेंगे। ठीक है, इससे पहले ये मध्यकाल में ये चल चुका था, चलती फिरती तोप ये भी मध्यकाल में। ठीक है, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है आप देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स डी। ठीक है, आगे आइए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां कुछ ही असंगत है।
भाई इस प्रकार की बात को आपको बड़ी गंभीरता से ध्यान देना है। प्रश्न को थोड़ा सा देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, यानी कि कंपनी खुद एक असंगति है, यह अच्छी संगति है ही नहीं। कंपनी खुद एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है, यानी कि असंगत कंपनी, और जहां यह असंगत कंपनी है वहां पर भी सब कुछ असंगत है। इस बात को कौन कहा था? तो इस बात को जो है जीवी मैकाले, ये मैकाले का स्टेटमेंट है। आगे चल करके जो है ये अंग्रेजी शिक्षा के बड़े जो है अग्रणी माने जाएंगे हिंदुस्तान में, तो जीवी मैकाले। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं इसको आपको सीधे याद करना होता है। यूपी पीसीएसपी 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ठीक, बस इतने क्वेश्चंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज नहीं देखा आपने कि जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उससे रिलेटेड हम लोग तकरीबन 50 प्रश्नों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उस पर हम लोगों ने बात की। और इसमें आपने देखा लगभग सभी स्टेट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यूपीएससी के भी क्वेश्चंस हैं, और वनडे एग्जाम के भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो मेरा मानना है कि आपकी प्रैक्टिस, आपकी तैयारी इसी प्रकार से होनी चाहिए। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी ऐसे कितने हैं जिन्होंने 40 प्लस, यानी कि जिनका आंसर 40 प्लस है, ठीक है। हमारे कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 40 प्लस आंसर है? जल्दी से मुझे बताएं। 40 से अधिक प्रश्नों का सही आंसर हमारे कितने विद्यार्थियों ने दिया? जल्दी से बताओ बेटा। तो धीरज लगातार बने हुए हैं। 40 प्लस, 40 से अधिक प्रश्नों का आंसर। चालीस से अधिक प्रश्नों का आंसर भाई कितने स्टूडेंट्स का है? 40 प्लस सही किसने बनाया? अच्छा, मेरा यानी कि मेरा कौन है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। नाम भी लिख रखा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ये अनडिफाइंड कौन है? इसको डिफाइंड ही नहीं कह सकता। और बेटा किसका? और किसी का नहीं, बस एक विद्यार्थी हमारा अपना। देखो भाई, अगर 40 प्लस एक ही विद्यार्थी है तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, धीरज बहुत बढ़िया बेटा, धीरज गुड। हमारे 2 विद्यार्थी 40 प्लस हैं, और इतने स्टूडेंट्स हैं, बस मात्र 2 स्टूडेंट्स। ठीक ठीक, अनडिफाइंड 42 बढ़िया है। और बाकी के लोग कहां हैं? बाकी स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 40 प्लस का आंसर दिया वाकई में वही मेहनत कर रहे हैं। और अगर आपसे, आप जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, अगर आप 40 प्लस यानी कि 40 प्लस क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए हैं, तो हम आपको बता दें, इस हिंदुस्तान में आपको कोई नहीं पढ़ा सकता, शाश्वत है। अगर आप 40 प्रश्न सही नहीं कर पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आपकी स्थिति है ही नहीं, आपका आईक्यू लेवल है ही नहीं। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कर रहा हूं। और अभी भी आपको मैं बता दूं, आपको अपना टाइम नहीं खराब करना है। आप शैक्षणिक कार्य को छोड़ दें, शिक्षा जगत को छोड़ दें, आप जाकर कुछ और व्यापार कर लें जीवन को बेहतर करने के लिए। क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो मतलब ही नहीं है कंपटीशन में बने रहना बेटा। इस बात को अच्छे से मान लो। चाहे मैं जो कर दूं, चाहे कोई भी आपको बेहतर पढ़ाए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मात्र 2 से 4 विद्यार्थी ऐसे हैं, ठीक है, विजय कुमार सोलंकी ठीक 35। फिर भी मेरा मानना है कि अगर आप 40 से नीचे हैं तो आपको मेहनत करनी है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं या कोई भी पढ़ाए, उनमें से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो 40 प्लस, जिनका नाम लगातार आ रहा है, कुंदन, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया 43। बाकी ये लोग तो 40 प्लस कर रहे हैं ना, बाकी जो नहीं कर पा रहे वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्लास तो उनको भी मैंने पढ़ाया। तो इस चीज को ध्यान रखना है, अपने आप को प्रतिस्पर्धा में बने रहना है। खुद मेहनत करिए, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। और 40 प्लस जिसका नहीं है, मैं इस बात को फिर कह रहा हूं कि अगला टेस्ट जब हमारा होगा नेक्स्ट सैटरडे को, उस वाले टॉपिक में मैं आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं एक चांस आपको और दे रहा हूं। उसमें मैं चाहूंगा कि अगर 50 क्वेश्चन है तो 40 प्लस, और अगर 100 क्वेश्चन का टेस्ट है, ठीक है, तो उसमें मैं आपसे चाहूंगा 85 प्लस आपका होना चाहिए। तो ये चीजें जरूर बननी चाहिए आपसे।
कड़ी मेहनत करिए। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ नहीं होगा। आप टॉपिक पढ़िए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और बेहतर करिए। आई होप कि आज के इस कार्यक्रम में आपको काफी अच्छा लगा होगा। जो विद्यार्थी मेहनत किए होंगे वो टेस्ट भी कर लिए होंगे अपने आप को, और आने वाले टाइम में हर टॉपिक का इस प्रकार से हम लोग टेस्ट करते चले जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स आज भी संशय में हैं कि कक्षा कार्यक्रम का हिस्सा बने या ना बने, तो संशय दूर करो बेटा, मेहनत करो, जुड़ के बढ़ो। आपके ही कहने से, आपके ही मैसेज से, आपके ही प्रयास से हम यहाँ आए हैं। कुछ समस्याएं जरूर हुई हैं प्रारंभिक दौर में, लेकिन उस प्रकार की समस्याओं से जल्दी हम लोग निजात पालेंगे और आपके लिए बिल्कुल बेहतर करेंगे। आप इस बात को मान के चलिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।